नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जेपी शर्मा जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर धन्यवाद हर्ष जी। दर्शकों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम 26 नवंबर यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं। आज के दिन 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था, जिसको लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। तो सर, सबसे पहले संविधान दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। हर्ष जी, आपको भी संविधान दिवस की शुभकामनाएं। मैं सभी दर्शकों को भी संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं जी, और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस शुभ अवसर पे यहां आने का। जी सर, आज हम बातचीत करने वाले हैं और आपसे जानने वाले हैं संविधान के बारे में। जैसा कि संविधान का जो पहला अक्षर है वही इसी से स्टार्ट होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के लोग। तो सर, संविधान की हम बात करते हैं कि संविधान और हमारे बीच क्या रिश्ता है, और आज का हमारा टॉपिक भी है संविधान और हम। तो पहले अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हर्ष जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो हमारा संविधान था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश को चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी। तो हमें महसूस हुआ, हमारे जो फोर फादर थे उनको महसूस हुआ कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जो लॉ एंड ऑर्डर बने, एक रूल रेगुलेशन बने। तो उसके लिए हमने ही, जैसे कि आपने बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमने ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा संविधान बनाया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो हमें रेगुलेट कर सके, हमारे लिए कानून बना सके। तो उसलिए हमने संविधान को बनाया था। जो ये संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी थी, जो संविधान सभा थी जी, उसने ये हमारा 26 नवंबर 1950 को जो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान, और फिर इसको जो लागू किया था 26 जनवरी 1950 से लागू कर लिया था। तो जो ये सब हमारा संविधान है, ये सबसे ही लंबा संविधान कहा जाता है, बहुत ही लेंथी संविधान कहा जाता है इसको। जो मैं आपको और कहा यह भी जाता है कि जो भारतीय संविधान है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारतीय संविधान एक हस्तलिखित दस्तावेज है, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के ऐसे नहीं है जो हैंड रिटन है। हमारा संविधान हैंड रिटन है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा है। जी हर्ष जी, मैं वही आपको बताने जा रहा था कि जो हमारा संविधान है ये 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और इंग्लिश में, और ये दोनों हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया। आपने बिल्कुल सही कहा जी। और इस संविधान में हमारे जो 470 आर्टिकल्स हैं जी, और इसको वो 25 भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ शेड्यूल्स हैं और उसमें फिर आगे एनेक्चर भी जोड़े गए हैं जी। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम संविधान की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और कहा यह जाता है कि जो संविधान है उसी के तले हम सब जी रहे हैं, और संविधान को हम मानते हैं। संविधान में हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ हक दिए गए हैं, कुछ हकूक़ दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं जिसे ये कहा, जैसा आपने बड़ा एडिक्वेटली जिक्र किया कि उससे पहले तो हम एक गुलाम देश थे, तो हमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्हें हम फॉलो करते थे। और जब हमने अपना संविधान, एक आज़ाद भारत ने अपना संविधान अडॉप्ट किया, तो कहीं ना कहीं हमने अपने लिए कानून बनाए, हमने अपने लिए कोई रूल्स बनाए। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, हम संविधान की बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे फोर फादर्स का संविधान बनाते वक्त? जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था हमारे संविधान का, तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, अगर हम प्रियम्बल को पढ़ें, दैट इज़ द नटशेल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन जी। उस प्रियम्बल में जो हमारी संविधान के अंदर जो भी हमने व्यवस्था बनाई है, उस प्रियम्बल से हमारे को पता लग जाता है कि उसमें क्या है। जैसे इक्वलिटी की बात करते हैं हम, प्रियम्बल को हम देखेंगे, उसमें इक्वलिटी का जिक्र है, और फ्रीडम की बात करते हैं, प्रियम्बल में वो दिया। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो अगर हम प्रियम्बल को देखें, उससे सारा क्लियर हो जाता है। उसमें हमने संविधान में रखा कि हमारे संविधान में जितने भी हमारे देशवासियों को है उनको समान अवसर दिया जाएगा, और लॉ में उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सबको फ्रीडम दी जाएगी, आज़ादी, आपको बोलने की आज़ादी है जी। पर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जितने भी अधिकार हैं हमारे, उसमें कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ताकि उस आज़ादी का हम मिसयूज़ ना करें। जी जी। सर, आपने जिक्र किया संविधान के बारे में कि संविधान हमें काफ़ी सारी आज़ादियाँ देता है, काफ़ी सारे हमें अधिकार देता है, काफ़ी सारी हमें शक्तियाँ देता है। जब हम संविधान की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि जो हमारा संविधान है, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई, काफ़ी सारी उन्होंने जो आपका अमेरिकन जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी
काफ़ी सोर्स रहा और काफ़ी ह्यूमन राइट्स का भी जिसको कहते हैं जेनेवा कन्वेंशन जो थी, जो ह्यूमन राइट्स का जिसमें जिक्र था, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स भी सोर्स रहा हमारे संविधान का। तो ये कितना सच है? ये बिल्कुल सही कहा। जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान को बनाने से पहले जो जैसे आपने कहा बाबा राव अम्बेडकर जी थे, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाकी जो अन्य सदस्य थे उन्होंने सारे जितने डेवलप कंट्री थे, आज़ाद देश थे, उनके संविधान को, उनके लॉ को स्टडी किया। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा हमारे संविधान को बनाने में ऑलमोस्ट 3 साल का समय लगा था, 2 साल 11 महीने इस तरह का, लगभग 3 वर्ष का समय लग गया था। तो सारा वो हमने स्टडी किया, हमारे फोरफादर ने स्टडी किया। उसके बाद जो संविधान में व्यवस्थाएं ही आई वो बनाई, उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हमें, जो मौलिक अधिकार हम जिनको कहते हैं, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 13 से 35 तक डिफाइन किए हैं। उनमें मौलिक अधिकारों में बहुत सारे बेसिकली 6 तरह के हमारे को मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जिनमें हमें अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइन किया हुआ है। जैसे इक्वलिटी का है, फ्रीडम का है, और इस तरह से फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ रिलीजन का है। जी सर, आप अब मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। जो हमारा संविधान है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स भी हमें देता है, हमें अधिकार दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाते हैं कि एक हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, एक आज़ाद भारत में हम रहते हैं। कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ का भी उसमें जिक्र है। तो सर ये राइट्स और ड्यूटीज़ का क्यों जिक्र किया गया संविधान? देखिए हर्षी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि हम नॉर्मल उसमें भी देखें, जहाँ कोई राइट एक्योर होता है, जहाँ भी कोई राइट दिया गया हमें, उसके साथ हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ये पहले हमारे संविधान में नहीं थी। इनिशियल में जब हमारा संविधान शुरू में बना था तो इसमें नहीं था। फिर हमारे पार्लियामेंट ने ये सोचा कि ये मौलिक कर्तव्य भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए 1976 में या 42 अमेंडमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हुई कि मौलिक कर्तव्य को उसमें जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हमारे बताए गए हैं। शुरू में 10 दिए गए थे, फिर एक मौलिक कर्तव्य को 2002 में जोड़ा गया है, जिसमें हमें वो एजुकेशन वाला जो मौलिक कर्तव्य था कि जो भी पेरेंट्स है या उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वो 14 साल से नीचे के बच्चों के 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनको एजुकेशन प्रदान करें या उसके लिए व्यवस्था करें। जी सर, फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर संविधान एक बॉडी है तो कहीं ना कहीं जो उसकी सोल है, जो उसकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हर सिटीज़न को दिए जाते हैं। तो अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में बताइए कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ये है क्या, और किस प्रकार से ये संविधान में कार्यरत हैं, किस प्रकार से हमारी डेली लाइफ, हमारे जीवन में ये कार्यरत हैं? देखिए हर्षी, जो फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक कर्तव्य है, बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमें एक जीवन जीने के लिए हमारे को कुछ राइट चाहिए। जैसे राइट टू एयर है, तो हमें सांस लेनी है, एक अच्छी हवा चाहिए, तो उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए जो राइट्स दिए गए हैं, या राइट टू लाइफ है जीने के लिए, उसमें हमारे को जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम है, उसमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ हमें दिया गया है। राइट टू लाइफ को, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे को दी गई है, जैसे उसमें पानी की व्यवस्था चाहिए, या कोई ऐसा कोई आपके जीवन के साथ कोई ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा ली गई है सरकार ने या किसी और चीज़ों ने, तो आप उसका राइट टू लाइफ का आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट्स में जा सकते हैं, उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, मैं आपसे जानना भी चाह रहा था कि इक्वालिटी कहा जाता है कि हमारे संविधान हमें इक्वालिटी देता है, हमें बराबर होने का हक देता है। तो ये इक्वालिटी किन टर्म्स में इक्वालिटी है? ये देखिए, इक्वालिटी को जैसे आप कानून की बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कानून दिवस है इसलिए मैं कानून की बात करता हूँ। कानून में इसमें व्यवस्था है फंडामेंटल राइट में कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको मिलनी चाहिए। कानून में सबको समानता से देखा जाएगा, ठीक है, सबके ऊपर कानून इक्वल लेवल से एप्लीकेबल होगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना किसी अमीरी गरीबी के हिसाब से, ना किसी पोजीशन के हिसाब से। उसी तरह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में मैंने बता दिया आपको, सबको बराबर दिया जाएगा। और जैसे आपको फ्रीडम की बात कर लें, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर लें, बोलने का सबको अधिकार है। और उसके अलावा जैसे राइट टू रिलीजन का बात कर लें हम, फंडामेंटल राइट है हमारा धर्म को अपना सकते हैं हम, किसी भी धर्म को अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो कर सकते हैं, तो वो एक फंडामेंटल राइट है।
दूसरा हमारा राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जी, उसका भी अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई भी हमारे को कानूनी वो केस फाइल करना है या कोई हमारा राइट फंडामेंटल राइट कोई ब्रीच हो रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में जो आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और आर्टिकल 32 में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई भी हमारा मौलिक अधिकार की अवहेलना होती है उसको इन्फोर्स करने के लिए। जी सर, आपने जिक्र किया राइट टू फ्रीडम का कि कहीं ना कहीं हमें एक फ्रीडम का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जितने भी अधिकार हैं ये ऑब्सोलीट नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है। कहीं ना कहीं अब अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो मेरी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक लिमिट तक है जहाँ पे मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। तो इसमें कितना, इस तर्क में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही कहा हर्षी आपने कि जो भी हमारा राइट है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाई गई है। कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट हम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कुछ भी बोलने लग जाएगा और उससे दूसरे नागरिक का फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा। इसलिए इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की तरह हमने रोका गया है कि आप किस राइट को कितना यूज़ कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो तो आप ये नहीं कि आप कुछ भी बोलने लग जाओ, तो इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी थी और ये लगाई गई है। जी सर, एक राइट दिया गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक्सप्लॉयटेशन क्या है, कितने टर्म्स में एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, और अगर इस प्रकार से कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं हमारे, उनका अगर कोई भी ब्रीच होता है तो उसके लिए हमारे पास रेमेडी है कि हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं जी। अंडर आर्टिकल 32 जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं और आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट्स में थ्रू डिफरेंट रिट्स जी। तो जैसे आपने बताया कि जो आपने अभी मुझसे एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पूछा, तो उसमें ये बताया गया जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन है, कोई किसी बच्चे को लेबर में यूज़ कर रहा है तो वो उसका मौलिक अधिकार का ब्रीच हो रहा है, उसको अगर हमने इन्फोर्स करना है, हमें कहीं लगता है किसी बच्चे को किसी दुकान में या किसी ढाबे में उसको एम्प्लॉयड किया हुआ है तो उसके मौलिक अधिकार की अवहेलना है, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हैं जी। और सर कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन को भी जोड़ा गया कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स में, तो राइट टू एजुकेशन को किस प्रकार से एसिमुलेट किया गया है? जो राइट टू एजुकेशन है ये आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा गया है। इसमें ये मैंडेटरी किया गया है कि 14 साल से तक के सभी बच्चों को एटलीस्ट हम एजुकेशन प्रदान कर सकें, क्योंकि एक सभ्य समाज के लिए एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी है। जब तक समाज सभ्य नहीं होगा तो हम उन्नति नहीं कर सकते और हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए संविधान में ये प्रोविज़न जोड़ा गया है और हमारे पार्लियामेंट ने भी ये समझा कि देश को आगे ले जाने के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए इसे इंसर्ट किया। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, जो कि ये कहता है कि 14 वर्ष तक के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम राइट्स की बात करते हैं बहुत सारे राइट्स हैं, एक राइट है राइट टू रिलीजन का कि आप कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, तो राइट टू रिलीजन किस प्रकार से संविधान को एक यूनिक कलर देता है? देखो, जैसे कि आपको पता है हमारा देश एक बहुत सारे धर्मों को मानने वाला है, विविधता में एकता जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, तो डिफरेंट रिलीजन की वजह से ही ये राइट टू रिलीजन रखा गया है कि हम अपनी मर्जी से जो हमारा धर्म जिसको हम अपनाना चाहें उसको अपना सकते हैं जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी, अब स्वतंत्र भारत है, सबको अपने धर्म को उस हद तक अपनाने का अधिकार है जिस हद तक वो दूसरे धर्म को या किसी दूसरे व्यक्ति को उससे नुकसान ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार ब्रीच ना हो जी। और सर जैसा कि कहा आपने कि सेक्युलर कंट्री है हमारी, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का जो एक सेक्युलर फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया राइट टू फ्री रिलीजन का, कहीं ना कहीं वो उसमें एक कहते हैं कि 4 चांद लगाता है। सर हम बात कर रहे हैं कि संविधान और हम, और आपने जिक्र किया कि संविधान हमें काफ़ी सारे अधिकार देता है, आपने अधिकारों के बारे में बड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताया, और कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया कि संविधान हमें जब अधिकार देता है तो उसके साथ ड्यूटीज़ की भी बात करता है। तो सर ड्यूटीज़
क्या इन्फोर्सेबल हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि जो भी अधिकार संविधान आपको दे रहा है वो कहीं ना कहीं आप जाके, जैसा कि आपने बार बार जिक्र किया कि यार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपके पास है, आप कोर्ट में जाके भी ये अधिकार अगर कोई ब्रीच करता है तो आप मांग सकते हैं। ड्यूटीज़ के बारे में संविधान क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी इसमें डिस्क्राइब की हुई है, पार्ट 4A में डिस्क्राइब्ड है, आर्टिकल 51A में। तो इन ड्यूटीज़ में मैं आपको बता दूं, जैसे कि देश के राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय जो हमारा झंडा है, फ्लैग है, उसका सम्मान करना और संविधान का सम्मान करना जी। और जो धर्म भाईचारे को बढ़ावा देना और सबके धर्म का सम्मान करना। इस तरह से 11 ड्यूटीज़ इसमें डिफ़ाइन की गई है। पर जैसे आपने कहा कि क्या ये लॉफुली इसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा जो ये ड्यूटीज़ है इनको हम लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम इन्फोर्स कर सकते हैं। जी सर, हम बात कर रहे हैं संविधान की और कहा यह जाता है कि संविधान एक गंगोत्री है जहाँ से हर एक चीज़, चाहे हम कानून की बात करें, हम जुडिशरी की बात करें और स्टेट और सेंटर की भी हम बात करें, जो उनके जो राइट्स हैं, जो उनको पावर दी गई है, वो कहीं ना कहीं संविधान के तहत ही नियत किया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया और अभी आप तत्कालीन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, अक्सर हम बात करते हैं, जब कानून की हम बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान हमें कहता है कि आपको जस्टिस या न्याय मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बाधा न्याय मिलने में ये रहती है कि त्वरित न्याय नहीं मिलता, स्पीडी जस्टिस नहीं मिलता। तो क्या हम स्पीडी जस्टिस को भी कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत कुछ कदम उठा के प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, और हमारे संविधान में भी ये प्रावधान है कि जस्टिस हमारे को मिलना चाहिए, प्रॉपर मिलना चाहिए। मैं इस पर आपको एक बहुत ही लेटेस्ट, जो जैसे कि आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर जो कोर्ट्स में हमारे केसों की पेंडेंसी है, मैं आपको क्रिमिनल की बात करता हूँ। क्रिमिनल में ऑलमोस्ट अभी तक 3.5 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है जी। तो कोर्ट्स पे काफ़ी बर्डन है, जजेस की भी पॉपुलेशन कम है, जजेस कम अपॉइंट है संख्या उस हिसाब से, जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जी। तो इस सब को देखकर हमारे पार्लियामेंट ने भी काफ़ी कोशिश की है और हमारा जो लॉ कमीशन है उसने भी रिकमेंडेशन की थी। तो इसमें बहुत सारे प्रोविज़न जोड़े गए हैं ताकि जो न्याय है उसको स्पीडी किया जाए, केसों को निपटाया जाए। हमारे जेलों में भी बहुत सारे क्राउडेड है, जेल भी ओवर क्राउडेड है, तो इसलिए एक मैं आपको यहाँ जिक्र करना चाहूँगा प्ली ऑफ बार्गेनिंग का। जो प्ली ऑफ बार्गेनिंग है वो एक प्रोविज़न जोड़ा गया है जो CRPC में अमेंडमेंट किया था, 2005 में अमेंडमेंट हुई थी और एप्लीकेबल 2006 से हुआ था। उसमें ये 265A से 265L तक जो प्रोविज़न डाले गए थे CRPC में, उसमें प्ली ऑफ बार्गेनिंग का प्रावधान था। प्ली ऑफ बार्गेनिंग में ये प्रावधान किया गया था कि जो व्यक्ति एक्यूज, अगर कोई जो अंडर ट्रायल है वो चाहता है कि वो अपने जुर्म को कबूल करता है जी, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और कोर्ट से गुहार कर सकता है कि उसको कम सज़ा में छोड़ा जाए जी। सर जैसा कि आपने जिक्र किया प्ली ऑफ बार्गेनिंग को CRPC में जोड़ा गया है, तो क्या सिर्फ ये क्रिमिनल केसेस में ही प्ली ऑफ बार्गेनिंग आप ले सकते हैं, या फिर अगर हम सिविल केसेस की भी बात करें, कुछ केसेस इस प्रकार से होते हैं जिसमें चेक बाउंसेस के केस होते हैं, क्या उसमें भी ये लागू होती है प्ली ऑफ बार्गेनिंग? ये प्ली ऑफ बार्गेनिंग जैसे कि मैंने कहा आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जोड़ा गया है, इसलिए ये बेसिकली क्रिमिनल केसेस पे ही एप्लीकेबल है, वहीं पे लागू होता है। पर जैसे आपने 138 के चेक बाउंस के केसों की बात करी, तो क्वासी क्रिमिनल है, तो उसमें भी इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं जी। सर प्ली ऑफ बार्गेनिंग से एक व्यक्ति को क्या फ़ायदा हो सकता है? प्ली ऑफ बार्गेनिंग से मुख्य उद्देश्य प्ली ऑफ बार्गेनिंग का यही था कि जो हमारे एक छोटे से केस को भी डिस्पोज होने में लगभग ट्रायल कोर्ट में 4, 5, 6 साल लग जाते हैं, कई बार तो उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, तो उस समय को कम करने के लिए 6 साल तक अगर कोई किसी आदमी ने जुर्म किया है या नहीं किया है वो तो उसके बाद पता चलेगा, पर 6 साल तक उसको वो चीज़ें भुगतनी पड़ती है, और इन चीज़ों को कम करने के लिए ये प्रोविज़न जोड़ा गया है जी। और कहीं ना कहीं त्वरित न्याय में भी प्ली ऑफ बार्गेनिंग एक अच्छा टूल साबित हो सकता है, कहीं ना कहीं पेंडेंसी कम हो सकती है कोर्ट्स में। सर प्ली ऑफ बार्गेनिंग के लिए आप हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्ली ऑफ बार्गेनिंग का जो टूल है ये अवेलेबल है? ये प्ली ऑफ बार्गेनिंग है, ये हम वहीं फाइल कर सकते हैं जहाँ हमारा केस ट्रायल पेंडिंग है जी। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपका CGM हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, और डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये फाइल कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा, अभी रिसेंटली नवंबर में एक सुओ मोटो क्रिमिनल रिट पिटीशन 4/21 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन पास की थी।
उन डायरेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें हर कोर्ट में प्ली ऑफ बार्गेनिंग को बढ़ावा देना चाहिए और एटलीस्ट 1 इसमें केस आइडेंटिफाई करने चाहिए और एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिसमें इन प्ली ऑफ बार्गेनिंग के केसों को लिया जाए। और इसके अलावा जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के केसेस है उनके बारे में जागरूक करना चाहिए मुलजिम को भी, और जो कोई अंडर जेल में अंदर है उनको भी इसके बारे में बताना चाहिए। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्ली ऑफ बार्गेनिंग से भी आप त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते हैं। संविधान जिक्र करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से वंचित ना रहे और कहीं ना कहीं राइट टू, जिसकी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, उसको भी एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो क्या फ्री लीगल एड भी कहीं ना कहीं उसी का एक, अगर हम उसको बोलें कि एक शैडो टर्म है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये फ्री लीगल एड है इसको तभी हमारे उसमें लाया गया था ताकि जो इंसान गरीब तबका है या जो एडवोकेट्स को अप्रोच नहीं कर सकता, कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता, वो लीगल एड का फ़ायदा उठा के केस फाइल कर सके और अपना राइट को प्रोटेक्ट कर सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा अब तो लीगल एड काफ़ी विस्तार से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे भी कोई समन इशू होता है किसी क्रिमिनल या सिविल केस में, उसमें एक नोट नीचे लिख के आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप कोई लीगल एड प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर लीगल एड सर्विस अथॉरिटी द्वारा आपको ये लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। जी सर, लीगल एड की जब हम बात करते हैं तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि लीगल एड है क्या, कि मतलब आपको सिर्फ कहीं ना कहीं परामर्श आप ले सकते हैं, कानूनी परामर्श, या कहीं ना कहीं आपको जो लीगल एड जो कमेटी है वो आपको एक वकील आपको देगा जो कि निःशुल्क रहेगा? जो लीगल एड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट तक लीगल एड कमेटियाँ बनी गई है। तो उसमें आप लीगल एड में परामर्श भी ले सकते हो, सुझाव भी ले सकते हो, किसी केस के बारे में आपने राय लेनी है वो भी ले सकते हो। उसमें आपको एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है लीगल एड सर्विस अथॉरिटी को और उस हिसाब से आपको जो पैनल एडवोकेट है उससे आप लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। और इसके थ्रू अगर आप चाहें तो केस भी फाइल कर सकते हैं। और अगर किसी ने केस फाइल किया है, आपको उसको डिफेंड करना है, तो उसके लिए भी आप लीगल एड कर सकते हैं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं लीगल एड भी एक हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम अंग बन के साबित हुआ है। तो लीगल एड यानी कि फ्री लीगल एड की जब हम बात करते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता, वो उसके लिए पात्र लोग कौन कौन हैं, किन किन लोगों को लीगल एड मिल सकती है? ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में इसमें डिफ़ाइन किया गया है। एक तो इसमें सारी ही महिलाओं को, ये कोई भी महिला है वो लीगल एड ले सकती है। दूसरा, कोई भी SC ST एक्ट समुदाय का कोई भी आदमी है वो भी लीगल एड ले सकते हैं। और दूसरा, इसमें जो गरीब वर्ग है वो भी लीगल एड ले सकते हैं। जी, और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि लीगल एड भी क्या सारे केसेस के लिए मिलती है, या फिर अगर कोई केसेस जहाँ पे लोगों का आपसी झगड़ा है, जहाँ पे डेफेमेशन या डैमेजेस के केसेस हैं, वहाँ पे आपको लीगल एड नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है, वैसे तो कोशिश यही रहती है कि हर केस में लीगल एड दी जाए और दी भी जाती है। बस क्राइटेरिया वही रहता है कि आप लीगल एड के पात्र हैं कि नहीं। वो अगर आप लीगल एड के पात्र हैं तो आपको सभी केसों में लीगल एड दी जाती है, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल। जी सर, जब हम बात करते हैं संविधान की, हम संविधान में आपने बताया कि काफ़ी सारे हमें कानूनी अधिकार भी दिए जाते हैं। आपने त्वरित न्याय के बारे में बात की, आपने लीगल एड के बारे में बात की। त्वरित न्याय की जब हम बात करते हैं तो त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो लिटिगेंट को खुद भी उठाने चाहिए? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमारी डेट्स नहीं लग रही, हमारा जो केस है वो लटक रहा है, और कहीं ना कहीं वो जो ब्लेम होता है वो अधिवक्ता, आप जैसे अधिवक्ताओं पे भी वो डालने की कोशिश करते हैं। तो एक लिटिगेंट को भी क्या कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए, थोड़ा अवेयर उनको भी रहना चाहिए, थोड़ा अपने केसेस के बारे में वो भी जानें, स्टडी करें और हर डेट पे जाएं? क्या परामर्श देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। एक तो यहाँ जैसे हिमाचल की ही बात मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा लिटरेट नहीं हैं, जो कानून के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो वो एक बार अपने अधिवक्ता से मिलते हैं, उसको फाइल पकड़ाते हैं, फिर अधिवक्ता जी को बोल देते हैं कि आप अपना मेरा केस देख लीजिए, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप फ़ोन करेंगे। तो मैं यहाँ एडवाइस करना चाहूँगा कि जितने भी लिटिगेंट हैं वो हमेशा अपने अधिवक्ता से संपर्क में रहें, उनसे संपर्क करें, और अगर संभव हो तो हर कोर्ट डेट पे खुद वहाँ पर आएँ, देखें कि मेरे केस में क्या हो रहा है, किसी कागज़ की ज़रूरत है, कोई डॉक्यूमेंट लगाना है, कोई जवाब फाइल करना है, तो उस सब के लिए वो अपने अधिवक्ता को टाइम टू टाइम संपर्क करते रहें। हमने कई बार ये भी देखा है कि जो हमारे पास क्लाइंट का नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है, फिर हम उसको
लेटर लिखेंगे तो उन सब जी। प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है। जी। तो इसलिए अगर क्लाइंट खुद इसमें जितना टच में रहेगा आएगा तो उनको ही बिल्कुल। फ़ायदा होगा। बिल्कुल। एडवोकेट जेपी शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने मेरे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।